जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन के लिए जो आपका 27 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है। तो हम लोग आज साइंस का मास्टर वीडियो देखेंगे, जिसमें आपका भौतिक विज्ञान का जो है सारा टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग इस मास्टर वीडियो को देख लीजिएगा। और इससे आप यदि कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको 1 से 2 नंबर का जो इससे प्रश्न अवश्य आएगा। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। और चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। यहाँ से आपका जो पहला प्रश्न रहा, कह रहा है कि निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक, न्यूट्रॉन जो है किसमें नहीं होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर तांबा। तो आपका राइट आंसर होगा ये जो हाइड्रोजन है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। हम लोग का प्रश्न है कि एंगस्ट्रॉम है। यहाँ पर देखिए एंगस्ट्रॉम इकाई है किसका। तो एंगस्ट्रॉम जो इकाई होता है, ये आपको तरंग दैर्ध्य का इकाई क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है। इसमें क्या है ना कि आपको अच्छे से अच्छे प्रश्न देखने को मिलेगा, यानी कि हल्का भी प्रश्न है और कठिन भी प्रश्न है। तो आप लोग दोनों सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और इसमें आप देखिएगा कि इसमें आप कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक, देखिए आप एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का तीसरा प्रश्न है कि यहाँ पर प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होता है, तो प्रकाश वर्ष जो होता है ये दूरी का इकाई होता है। ठीक, एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है, तो 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। ठीक, चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। हम लोग का प्रश्न है कि आवृत्ति को मापा जाता है कैसे। देखिए यहाँ पर आवृत्ति को किस में मापा जाता है, तो आवृत्ति को यहाँ पर हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक, और आवृत्ति का SI मात्रा का यह हर्ट्ज होता है। और यह हम लोग सामान्य मनुष्य जो होता है वह 20 हर्ट्ज से, ठीक यानी HZ का मतलब हर्ट्ज होता है। तो 20 HZ से लेकर 20,000 तक जो है, यहाँ पर 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति ध्वनि को मनुष्य जो है सुन सकता है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का पांचवा प्रश्न है कि घड़ी में प्रयोग होने वाले यहाँ पर क्राटज क्रिस्टल होते हैं। ये क्राटज क्रिस्टल क्या होते हैं जी, तो ये क्राटल क्रिस्टल जो होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं, ये जो क्राटल क्रिस्टल होता है ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। और इसका सूत्र क्या होता है, SiO2 होता है। ठीक, और इसका जो प्रयोग है आपको रेडियो में किया जाता है, टेलीफोन में किया जाता है, यहाँ पर जो है उसके मरम्मत बनाने में, तो उसी में सब में किया जाता है। और यहाँ से आप घड़ी में भी किया जाता है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि हर्ट्ज में क्या मानना है। यहाँ पर देखिए हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ से आवृत्ति। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का सातवां है कि विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है, तो विद्युत शक्ति का इकाई होता है आपको वाट होता है। ठीक, वह एक देखिए विद्युत शक्ति का वाट क्या होता है, वाट होता है। और विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय होता है। ठीक, कार्य बटा समय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर हम लोग का है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के जो है तरंग दैर्ध्य की सीमा है। देखिए यहाँ पर दृश्य स्पेक्ट्रम के जो तरंग दैर्ध्य की सीमा होती है वो क्या होती है, तो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम तक। यानी कि ऑप्शन इसमें आपका जो बी है वो आपका राइट आंसर है कि ये दृश्य स्पेक्ट्रम का यह तरंग दैर्ध्य की सीमा होती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 9 नंबर है कि सौर विकिरण निम्न में से यहाँ पर किस पारस में दिखता है। देखिए सौर विकिरण जो है ये किस पारस में दिखता है, 100 से 400 nm, फिर 400 से 700 nm, यहाँ पर 740 से यहाँ पर 10,000 mm। तो कौन सा होगा, इसमें आपका जो राइट आंसर होगा कि यह दिखता है आपको 400 से लेकर 700 nm के बीच दिखता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 10 नंबर है कि आर्द्रता जो है, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है। तो आर्द्रता जो है यह नापा जाता है हाइग्रोमीटर से। देखिए यहाँ पर हाइड्रो और हाइग्रो में कुछ अंतर होता है। तो हाइग्रो से आपको वायुमंडल के सापेक्षिक आर्द्रता मापते हैं, और यहाँ पर हाइड्रो होता है तो हाइड्रोमीटर से आपको जल या फिर द्रव्यों का जो है तुलनात्मक घनत्व मापा जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है 11 नंबर कि दाब की इकाई क्या है। तो दाब का इकाई होता है आपका न्यूटन वर्ग मीटर होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। देखिए किसी भी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले जो बल को दाब कहते हैं। और दाब जो है क्या है, दाब एक आपका कौन सा राशि है, अदिश राशि है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 12 नंबर की दाब का SI मात्रा क्या होता है। तो इसका SI मात्रा देखिए, दाब का SI मात्रा देखिए क्या होता है, इसका न्यूटन वर्ग मीटर होता है, जो कि आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न हम लोग का 13 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि, देखिए इसमें से चारों में से आपको अदिश राशि कौन सा लग रहा है, तो आपका राइट आंसर जो है दाब, ये जो है आपका अदिश राशि है। ठीक, बाकी जो बल वेग और त्वरण है ये जो सदिश राशि है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 14 नंबर है कि निम्नलिखित में से यहाँ पर किस राशि का जो है मात्रक, यहाँ पर मात्रक नहीं है, कौन सी राशि का मात्रक पूछा गया कि नहीं है, तो आपका जो है विकृति, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 15 नंबर है कि इसमें आपको देखिए सही कथन चुनना है। देखिए हम इसमें आपको है, पहला है कि लाल प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य बैगनी से कम है, दूसरा है कि लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा है, तीसरा है बैगनी प्रकाश का जो है तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है, चौथा है बैगनी प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य पीले से ज़्यादा है। कौन सा इसमें आपको कथन सही लग रहा है? ठीक, तो इसमें कथन आपका कौन सा सही है? आपका राइट आंसर है कि लाल प्रकाश का जो तरंग होता है वो बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका बी जो है वो सूटेबल है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 16 नंबर है कि एक परमाणु केंद्र का जो है धनावेशित हिस्सा कहलाता है, तो एक परमाणु का जो धनावेशित हिस्सा कहलाता है वो क्या कहलाता है? वो आपको कहलाता है न्यूक्लियस कहलाता है। क्या कहलाता है? यह न्यूक्लियस कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर हम लोग का है कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। देखिए एक ठोस को सीधे गैस में परिवर्तन को यहाँ पर ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक, और इसका जो है अच्छा खासा उदाहरण है आपका कपूर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पर कॉस्मिक किरण है। देखिए यहाँ पर कॉस्मिक किरण है तो क्या होता है कि यह आपको आवेशित कण है। ये जो कॉस्मिक किरण है एक आवेशित कण है जो कि अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 19 नंबर है कि 2G स्पेक्ट्रम में यहाँ पर अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त? देखिए यहाँ पर जो G होता है जैसे कि 2G 3G 4G 5G होता है, तो इसमें G का प्रयोग पूछा गया कि किस रूप में होता है, तो G का मतलब होता है जेनरेशन है, जेनरेशन का मतलब पीढ़ी होता है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि रडार का आविष्कारक कौन है? देखिए यहाँ पर कौन था, तो रडार का आविष्कारक जो थे वह रॉबर्ट वाटसन थे। ठीक, रॉबर्ट वाटसन, और रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग होता है। ठीक, और इसका जो पहले इसका जो युद्ध हुआ था या और कब किया गया था, तो ये 1935 में किया गया था। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये 1935 में आपका देख लीजिए 1935 में रडार का खोज किया गया था और उसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग, और उसका पहले जो प्रयोग किया गया था आपको प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध में जो है हवाई हमलों में किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि गॉड जो है पार्टिकल है। देखिए गॉड पार्टिकल क्या है, तो आपको है हिग्स बोसॉन है। क्या है ये? हिग्स बोसॉन है, इसको ईश्वरीय कण भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये गॉड पार्टिकल, गॉड मतलब भगवान ही होता है और ईश्वर मतलब ईश्वर होता है, तो गॉड पार्टिकल यहाँ पर गॉड पार्टिकल को ईश्वरीय कण भी कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 22 नंबर है कि सर सीवी रमन को यहाँ पर भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था कब? तो सीवी रमन को देखिए जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1930 में हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है 1930 में इसको भौतिकी के लिए जो है प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था, और इसका पूरा नाम क्या है? चंद्रशेखर वेंकट रमन है। ठीक है, यहाँ पर सीवी रमन में थोड़ा सा ये शॉर्ट नेम है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 23 नंबर हम लोग का है कि टेलीस्कोप की खोज यहाँ पर किस वैज्ञानिक ने की थी? तो टेलीस्कोप का खोज जो है किया गया था किसके द्वारा? गैलीलियो के द्वारा। ठीक, ऑप्शन आप लोग डी कर लीजिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 24 नंबर है कि इस सदी की शुरुआत में यहाँ पर हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? देखिए यहाँ पर इस सदी से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर हवाई जहाज़ का जो आविष्कार किसने किया था? ठीक, तो किसके द्वारा किया गया था? आपका राइट ब्रदर्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आप लोग ए राइट जगह। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 25 नंबर है कि 1 माइक्रोन बर्रक, यहाँ पर 1 माइक्रोन बर्रक कितना होता है? तो आपका राइट आंसर होगा 1/1000 मिमी होता है। क्या होता है? 1/1000 मिमी, या फिर 10 के पावर -3 एमएन होता है। क्या होता है? एमएम होता है। ठीक, 10 के पावर -3 एमएम। चलिए
अगला प्रश्न हम लोग का 26 नंबर है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा। देखिए यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा, तो आपका 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। इसको आपको चेंज करने का एक सूत्र होता है F, इसके बाद इक्वल 9 यहाँ पर 5 और C, यहाँ पर C जो सेल्सियस का मान है और यहाँ पर प्लस 32 होता है। ऐसे जो सूत्र पर आपको पुट कर देना है तो आपका जो ये आपका 104 डिग्री चला जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है 27 नंबर कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है। ये क्रोमेटोग्राफी के तकनीकी का प्रयोग किस में होता है जी, तो यह होता है आपको एक मिश्रण के जो है पदार्थ को अलग करने में। ठीक, यह क्रोमेटोग्राफी का जो है एक मिश्रण को जो है पदार्थ से अलग करने में होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 28 नंबर, लोलक की कालावधि यहाँ पर टाइम पीरियड किस पर निर्भर करता है, तो लोलक का जो टाइम निर्भर करता है आपको लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ठीक, लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न हम लोग का 29 नंबर है कि बल गुणांकफल है। बल जो है किसका गुणांकफल है, तो आपका राइट आंसर होगा ये जो बल गुणांकफल है यह द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणांकफल है। ऑप्शन आप लोग 20 में राइट आंसर कर लीजिएगा। ठीक, अगला हम लोग का यहाँ से प्रश्न है कि त्वरण ज्ञात करने का यहाँ पर सही सूत्र कौन सा। देखिए त्वरण ज्ञात करने का इसमें से आपका सही सूत्र कौन सा है, तो आपका राइट आंसर होगा A बराबर V माइनस U बटे T। यही जो आपका सही सूत्र है त्वरण ज्ञात करने का। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग का 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं। देखिए इसमें से हम लोग का चूजना है कि कौन सी सदिश राशि नहीं है, तो हालांकि जो आयतन है ये सदिश राशि नहीं है। आयतन क्या है, यह एक अदिश राशि है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को, यहाँ पर अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है। प्रश्न है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है, तो आपका राइट आंसर होगा इसे द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि 1 किलोमीटर दूरी से यहाँ पर तात्पर्य, देखिए 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य किससे है, तो आपका राइट आंसर होगा यह होता है आपको 1000 मीटर के बराबर। ठीक, 1 किलोमीटर कितना होता है, यह 1000 मीटर के बराबर होता है। और 10 मीटर सॉरी और जो 100 मीटर होता है आपका, तो 100 मीटर होता है जो आपको 1 हेक्टोमीटर के बराबर होता है। और जो 1000 सेंटीमीटर होता है आपको 1 डेकामीटर के बराबर होता है। और जो 100 सेंटीमीटर होता है तो आपको 1 मीटर के बराबर होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 34 नंबर है कि 1 पिकोग्राम बराबर होता है, कितना होता है, तो 1 पिकोग्राम बराबर आपको याद रखना है 10 के पावर माइनस 12 ग्राम होता है। ठीक, ऑप्शन आप लोग इसमें सही देख लीजिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि आप एक लिफ्ट में खड़े हैं और लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल, इसमें कौन सा बल लग रहा है, तो इसमें आपको फर्श पर जो बल लग रहा है आपका लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय आपका क्या होगा, भार जो होगा वो शून्य हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 35-36 नंबर है कि वायु में ध्वनि तरंगे होती है कैसी। वायु में ध्वनि तरंगे कैसी होती है, तो ये अनुदैर्घ्य होती है। ठीक, आप लोग ऑप्शन ए कर लीजिएगा, ये अनुदैर्घ्य होती है। और अगला प्रश्न हम लोग का 37 नंबर है कि रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर जो रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को पूछा गया है कि किसके द्वारा अलग किया जा सकता है, तो इसको ऊर्ध्वपातन के द्वारा जो है अलग किया जा सकता है। ठीक, आप लोग ऑप्शन जो है ए राइट आंसर कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न क्या हम लोग का 38 नंबर है कि विद्युत शक्ति की इकाई है। देखिए यहाँ पर विद्युत शक्ति की इकाई है क्या है, तो आपका राइट आंसर होगा यह होगा वाट होता है। ठीक, विद्युत शक्ति का इकाई क्या होता है, वाट होता है। और शक्ति बराबर W/T यानी कि कार्य बटा समय होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 39 नंबर है कि यहाँ पर टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में जो है किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। देखिए यहाँ पर है कि टरबाइन और मोटर से जो बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो इसमें आपका मैकेनिक ऊर्जा, देखिए मैकेनिकल ऊर्जा को जो आपको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो आप लोग ऑप्शन जो इसमें सी राइट आंसर कर लीजिएगा। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न हम लोग का 40 नंबर है कि 100 वाट का एक बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली खर्च होगा कितना होगा। तो 10 घंटे यदि जले तो उसका देखिए यहाँ पर 100 गुने 10 कितना हो गया आपको 1000 हो गया, और 1000 बराबर 1 यूनिट, यानी कि ऑप्शन आपका बी जो है ये सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 41 नंबर है कि 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2 किलो, यहाँ पर 2 किलो ओम है, तो दूसरे प्रतिरोध का आपको मान ज्ञात करना होगा कितना होगा। तो दूसरे प्रतिरोध का मान आपको 4.70 यहाँ पर किलो ओम होगा। ठीक, ऑप्शन आपको जो है डी इसमें राइट आंसर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 42 नंबर है कि एक सामान्य या शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। ये विद्युत अपघट्य कैसे होता है जी। तो इसमें आपको होता है अमोनिया क्लोराइड से जो है विद्युत अपघट्य होता है। ठीक, ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग का 43 नंबर है कि डायनेमो डायनेमो देकर छोड़ दिया गया, आपसे पूछा गया आगे कि क्या। तो डायनेमो जो होता है आपको यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में जो है डायनेमो वह परिवर्तित करता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 44 नंबर प्रश्न क्या है कि विद्युत मोटर में, देखिए विद्युत मोटर में क्या होता है। तो इसमें आपका विद्युत मोटर जो होता है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक, इसमें आपको एक ही ऑप्शन दिया गया है। तो ये क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा जो होता है ये यह जो विद्युत मोटर जो होता है यह आपको विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक, चलिए अगला 45 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि विद्युत धारा निम्न में से यहाँ पर किस उपकरण से नापी जाती है। विद्युत धारा किससे नापा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा विद्युत धारा एमीटर से मापा जाता है। ठीक, यहाँ पर देखिएगा ये पेंटिसियो में, यहाँ पर देखिए पेंटिसियोमीटर है। तो पेंटिसियोमीटर से क्या मापा जाता है, इससे आपको सेल का जो है ईएमएफ मापा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का 46 नंबर हम लोग का है कि विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है। ये भी आपका एमीटर सही है, बी हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 47 नंबर है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। देखिए इसमें रंगों का अलग करने का क्या तरीका है। तो इस रंग को अलग किया जाता है आपको प्रिज्म के द्वारा। एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। ठीक, ऑप्शन आपका ए जो इसमें करेक्ट है। और उसमें कितने रंग होते हैं, कौन कौन से। तो पहले आपको बैंगनी होता है, गुलाबी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल होता है। इसमें सातों में से जो बीच का क्रम होता है आपको हरा का होता है। ठीक, आपको याद रखना है कि सबसे बीच का जो होता है वो हरा का होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 48 नंबर है कि यदि किसी ऐनक के लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो उसकी जो फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए यदि लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर है तो उसका जो फोकस दूरी होगा वह आपका 50 सेंटीमीटर होगा। ठीक, 50 सेंटीमीटर या फिर 0.5 मीटर होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 49 नंबर है कि चुंबकीय सुई है किस तरफ संकेत करती है। तो चुंबकीय जो सुई है यह आपको उत्तर दिशा की ओर जो है संकेत करती है। ठीक है, आप लोग ऑप्शन सी करें। देखिए जो चुंबकीय सुई है ये उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है, और यह पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव, यहाँ पर चुंबकीय ध्रुव और उत्तरी दक्षिणी ध्रुव के जो है अनुरूप आकर्षित होती है। अतः ये जो चुंबकीय सुई भिन्न है पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को जो है आकर्षित होती है। ठीक, और उत्तर दिशा की ओर तरफ ये संकेत करती है। अगला यहाँ से हम लोग का 50 नंबर प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। देखिए यहाँ पर श्वेत प्रकाश को नली में पैदा कैसे करते हैं। तो तंतु को गर्म करके इसको नली में पैदा किया जाता है। ठीक, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका बी जो है राइट है। और चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 51 नंबर है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था। देखिए जो आइंस्टीन है उनको नोबेल प्राइज दिया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, यानी कि ऑप्शन आपका डी जो है आपका सही है कि आइंस्टीन को 1921 में मिला था। यह जो है विद्युत प्रभाव पर उनको 1921 में प्राइज मिला था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 52 नंबर है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है। तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए इसमें जो धातु का प्रयोग होता है वो यूरेनियम का। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न हम लोग का 53 नंबर है कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? तो इसको आपको संपीड़ित गैस को छोड़ने से, ठीक है, यहाँ पर संपीड़ित गैस से छोड़ने से जो कमरों को ठंडा किया जा सकता है। ऑप्शन आप लोग बी जो है करेक्ट कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग में होने वाला तार जो है किस पदार्थ का बना होता है? तो यह जो तार होता है आपको टीन सीसा का एक जो है ये मिश्र धातु होता है, ठीक, जिसका गलनांक जो होता है वो सब बहुत ही कम होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 55 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का यहाँ पर सबसे अधिक कुचालक, देखिए यहाँ पर कुचालक की बात हो रही है, ऊर्जा का सबसे अधिक कुचालक कौन सा है? तो इसमें आपका पारा जो है ये सबसे ज़्यादा कुचालक। देखिए कोई भी पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित या उसमें प्रवाहित न हो उसे कुचालक कहते हैं। जैसे हो गया आपका लकड़ी हो गया, कांच हो गया, तो ये सभी विद्युत के कुचालक हैं, ठीक। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 56 नंबर है कि यहाँ पर अति चालक का लक्षण है, क्या है इसका लक्षण? उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता, जो शून्य है, और फिर अनंत पारगम्यता, क्या होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर होता है जो अति चालकता का लक्षण होता है वो शून्य पारगम्यता होता है, ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का 57 नंबर है कि गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो गर्म करने पर चालक का जो प्रतिरोध वो घटता है, ठीक। ऑप्शन आप लोग भी कर लीजिएगा। और नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का है कि ठंडे के दिनों में यहाँ पर लोहे से यहाँ पर गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रायः काल जो छुए तो लोहे का जो गुटका ठंडा लगता है क्या? देखिए इसमें कह रहे हैं प्रश्न कि ठंडे के मौसम में एक लोहा का टुकड़ा हो गया और एक लकड़ी का टुकड़ा हो गया, तो लकड़ी का टुकड़ा ठंडा नहीं होता है, और यहाँ पर उस समय जब ठंडे में छूते हैं तो आपका लोहा का जो टुकड़ा होता है वो ठंडा लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होने का आपका कारण है कि लकड़ी की तुलना में जो लोहा होता है वो उसमें का अच्छा चालक होता है, तो इसलिए वो अधिक ठंडा लगता है, ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का 59 नंबर है कि कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर, देखिए कमरे में रखा जो रेफ्रिजरेटर उसका दरवाज़ा खोलकर क्या कर सकते हैं? तो अंततः उसके कमरे को थोड़ा सा गर्म किया जा सकता है। क्या है कि उसको दरवाज़ा खोलेंगे तो उसका जो थोड़ा सा कमरा जो होगा वो गर्म हो जाएगा, ठीक। आप लोग ऑप्शन जो है सी जो है राइट आंसर कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न 60 नंबर देख लीजिए कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की जो है दूरी को क्या कहते हैं? तो इन दोनों के बीच की दूरी को तरंग धैर्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंग धैर्य कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 61 नंबर है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है? देखिए यहाँ पर कौन सा नहीं बदलता है? तो इसमें क्या है ना कि आवृत्ति जो होता है इसमें नहीं बदलता है, ठीक। क्या होता है कि इसमें आवृत्ति, देखिए जब कोई प्रकाश वायु से कांच एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसमें आवृत्ति वही रहता है, लेकिन इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है वो आपको बदलते रहता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 62 नंबर है कि पढ़ने में काम आने वाला जो है ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनता है? देखिए जो ग्लास लेंस होता है जो आपको पढ़ने में ज़्यादातर बच्चे यूज करते हैं, तो इसका कांच जो होता है पूछा गया कि किस से बना होता है वो ग्लास, तो वह आपको बना होता है उत्तल दर्पण का, ठीक। किसका? उत्तल दर्पण नहीं, वो उत्तल लेंस का बना होता है, ठीक। आप लोग ऑप्शन बी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 63 नंबर है कि ध्वनि का वायु में वेग का अनुमानत, देखिए यहाँ पर जो ध्वनि का वेग जो है वायु में कितना होता है अनुमानतः? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? इसमें आपको 330 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक। समुद्री जल में कितना होता है? तो समुद्री जल में जो होता है आपको 1531 होता है, और सबसे आपको लोहा में होता है, कितना होता है? तो लोहा में यहाँ पर सबसे ज़्यादा नहीं होता है लेकिन ज़्यादा ही होता है, ये 5950 होता है। इससे भी अधिक क्या होता है कि आपका एल्यूमिनियम में होता है, एल्यूमिनियम में आपको 6420 होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है क्या हम लोग का 64 नंबर है कि प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, प्रकाश विकिरणों की जो है प्रकृति कैसी होती है? तो यह आपको तरंग एवं कण दोनों समान होती है। क्या होता है कि तरंग और जो कण होता है वो दोनों समान होता है प्रकाश विकिरणों के, ठीक। चलिए
अगला प्रश्न हम लोग का 65 नंबर है कि आकाश नीला लगता है क्यों। कि देखिए आकाश ये जो नीला है ये क्यों लगता है, तो नीला लगने का भी कारण है और लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है, इसलिए आपका जो आकाश है वो नीला लगता है। ठीक, ऑप्शन आप लोग 20 में राइट कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग का 66 नंबर है कि पानी का जो है घनत्व अधिकतम होता है। देखिए पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है, तो आपका राइट आंसर होगा सबसे 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी का जो है घनत्व अधिकतम होता है, और इस जो है सेल्सियस पर आपका जो है आयतन इसमें न्यूनतम होता है। ठीक, तो अधिकतम आपका घनत्व होता है लेकिन न्यूनतम क्या होता है, आयतन होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 67 नंबर है कि 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में होगा। देखिए इसको भी आप लोग चेंज कर लीजिएगा, या मैंने पिछले में इसी से आपको बताया था इसका फार्मूला कि F बराबर 9/5 और C प्लस यहाँ पर 32। इस पर आप लोग जब बैठाइएगा, यहाँ पर C दिया गया है तो यहाँ से हम लोग C के जगह पर 50 दे देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना 122 F आएगा, यानी कि 122 फ़ारेनहाइट आएगा। ऑप्शन आपका बी जो है वो करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, यहाँ से 68 नंबर प्रश्न है कि वर्षा की बूंद यहाँ पर गोलाकार आकृति। देखिए यहाँ पर वर्षा की बूंद की जो है गोलाकार आकृति कारण है, किसका कारण है, तो आपका राइट आंसर होगा यह पृष्ठ तनाव का कारण होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग का 69 नंबर प्रश्न क्या है कि सबसे ज़्यादा सैन्यता होती है। देखिए सबसे ज़्यादा सैन्यता किस में होती है, आपका जल है, वायु है, खून है और शहद है। तो हालांकि सबसे ज़्यादा जो सैन्यता होगा शहद में होगा। देखिए जितना भी अधिक गाढ़ा, जो जितना द्रव्य अधिक गाढ़ा होगा उसमें सैन्यता जो होगा अधिक होगा। ठीक, यहाँ पर शहद होगा, शहद के बाद आपका खून होगा, खून के बाद जल में होगा और जल के बाद आपका यहाँ से वायु में होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 70 नंबर प्रश्न क्या है कि महासागर में ऊंची तरंगे कैसे आती है। देखिए इसमें पूछा गया है कि महासागर में जो ऊंची तरंगे है ये कैसे आती है, तो ये आपको चंद्रमा से आती है। देखिए जब महासागर में ऊंची तरंगे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण है और चंद्रमा पृथ्वी से सूर्य की तुलना में नज़दीक है। ठीक, उससे आकर्षण बलों के जो कारण समुद्र की तरंगे ऊपर उठती है और सूर्य द्वारा लगने वाला बल जो है आकर्षण बल उतना प्रभावी नहीं होता है, अतः जो है सूर्य द्वारा जल तरंगे चंद्रमा की तुलना में अधिक यहाँ पर अधिक जो है तुलना में ऊपर नहीं उठ पाती है। ठीक, तो इसलिए आपको जो है चंद्रमा से ये महासागर में जल तरंगे कैसे आती है, तो चंद्रमा से। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए 71 नंबर हम लोग का है कि जब एक पत्थर को चांद के सतह पर, यहाँ पर चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा, तो देखिए जब एक पत्थर को चांद की सतह से यदि पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका जो भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ठीक, जब किसी पदार्थ को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है लेकिन जो भार होता है वो अधिक हो जाएगा। ठीक, क्योंकि पृथ्वी पर चंद्रमा के अपेक्षा जो गुरुत्वाकर्षण यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है वो अधिक होता है। अगला प्रश्न 72 नंबर हम लोग का है कि सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है, तो ये सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, आपका राइट आंसर कौन सा होगा, सूर्य से जो होता है ये सौर ऊर्जा प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 73 नंबर है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। देखिए सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा निर्माण होता है। ठीक, ऑप्शन आप लोग भी कर लीजिएगा, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। और अगला जो प्रश्न हम लोग का 74 नंबर है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था। देखिए इसमें आर्यभट्ट को कब छोड़ा गया था, तो 9 अप्रैल 19 अप्रैल 1975 को जो है छोड़ा गया था। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का 75 नंबर है कि वर्ष दीर्घतम होता है। देखिए यहाँ पर जो वर्ष दीर्घतम होता है किस पर होता है, तो यह होता है आपको प्लूटो पर जो वर्ष होता है वो अधिकतम, यहाँ पर दीर्घतम या फिर अधिकतम होता है। देखिए जो प्लूटो का वर्ष अधिकतम होता है जिसका कक्षीय परिक्रमण काल कितना होता है, लगभग आपको 248 पृथ्वी वर्ष होता है। ठीक, कितना होता है, 248 दिन नहीं है, यह पृथ्वी वर्ष होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का यहाँ पर वेग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है, तो होता है आपको 3 × 10⁸ मीटर सेकंड -1 होता है। ठीक, इनवर्स में 1, ऑप्शन आपका जो ए है वो करेक्ट है। चलिए
अगला प्रश्न हम लोग का 77 नंबर है कि सूर्य से प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में आपको लगने वाला समय कितना है। देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि सूर्य से जो प्रकाश आता है वो धरती में कितने समय पर पहुंचता है। 4 मिनट 2 सेकेंड, 8 मिनट 4 मिनट 8 सेकेंड और 8 मिनट यहाँ पर 5 सेकेंड है और फिर है 3 मिनट 6 सेकेंड। कौन सा होगा? तो हालांकि इसमें आपका राइट आंसर होगा 8 मिनट 5 सेकेंड। इस ऑप्शन आपका जो सी है वो करेक्ट है। देखिए हालांकि इसमें और भी करेक्ट होता है, तो ये आपका होता है कि 8 मिनट 30 सेकेंड के ही लगभग में ये पहुंचता है। ठीक, तो ये आपको ये निकटतम में ये मान दिया गया है। अगला प्रश्न हम लोग का 78 नंबर है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है कितना है। तो ये 8 मिनट में। ठीक, ऑप्शन आपका सी यही वाला है। और चलिए अगला प्रश्न, अगला इसमें देखिए हम लोग का यदि हम लगाना चाहते हैं तो 8 मिनट लगा सकते हैं, यानी फिर यदि फिर आपका इनमें से कोई नहीं दिया होता तो आप लगा सकते थे। तो इनमें से कोई नहीं होता तो आपको कितना 8 मिनट 20 सेकेंड के लगभग में आपको लगाना होता। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या हम लोग का है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है। जी देखिए जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा कौन सा है। तो छोटा जो है आपका बुध है। और पृथ्वी का जो लगभग में ये और बृहस्पति का जो लगभग में आपका औसत व्यास होता है कितना होता है आपको 1,39,822 होता है आपका ये पृथ्वी बृहस्पति का व्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग का 80 नंबर की निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो बेसिक है, सी है, फास्ट है और फोर्ट्रॉन, यहाँ पर फोर्ट्रैन है। तो इसमें फास्ट जो आप सब देख रहे हैं ये कंप्यूटर का कोई भाषा नहीं है, बाकी जब तीनों ये सभी है कंप्यूटर की भाषा है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 81 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पर रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में किसका प्रयोग होता है। तो आपका क्या हो जाएगा आपका टंगस्टन का प्रयोग होगा। ठीक है, ऑप्शन आप लोग डी जो है राइट कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग का 82 नंबर है कि निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। देखिए आपको देखना है कि ट्रांजिस्टर में प्रयोग किसका होता है। तो आपका राइट आंसर होगा जर्मेनियम का जो प्रयोग है ये ट्रांजिस्टर में किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का 83 नंबर है कि परमाणु नाभिक के अवयव है। देखिए यहाँ पर परमाणु नाभिक के अवयव है कौन से। तो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक, देखिए परमाणु नाभिक के मुख्य अवयव होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तथा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 84 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार। देखिए यहाँ पर वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार कौन सा है। तो आपका सौर ऊर्जा है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 85 नंबर के परमाणु बम का, यहाँ पर परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पर आधारित है। तो ये नाभिकीय विखंडन पर है। ठीक, ऑप्शन आपका जो बी है आपका राइट आंसर है कि परमाणु जो बम होता है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 86 नंबर है कि वायु में कौन सी यहाँ पर नोबल गैस नहीं होता है। देखिए यहाँ पर कौन सा अक्रिय गैस जो होता है ये जो वायु में नहीं होता है। तो आपका कौन सा होगा ये रेडॉन जो गैस है ये वायु में नहीं होता है, बाकी जो आपका हीलियम नियॉन आर्गन ये सभी होते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 87 नंबर है कि बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर यहाँ पर आधारित होता है। देखिए जब ये बिजली का बिल होता है वो किसके खपत पर होता है। तो वह जो होता है आपको वाट के खपत पर, किस पर शक्ति के खपत पर आपका जो बिजली किलोवाट घंटा पर जो है निकाला जाता है। तो आपको इसमें कौन सा होगा केवल ए जो होगा आपको कुट भाषा में, तो केवल ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 88 नंबर है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है। तो सबसे भारी धातु इसमें आपको कौन सा लग रहा है तांबा, यूरेनियम, एल्यूमिनियम या फिर चांदी। तो सबसे भारी इसमें आपका धातु है वह यूरेनियम है। ठीक, देखिए यूरेनियम का परमाणु संख्या कितना होता है तो 92 होता है, उसका जो परमाणु भार होता है तो 238 होता है। ठीक, 238 के समथिंग होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का ये 89 नंबर है और 89 नंबर जो प्रश्न है तो आज का ये अंतिम सेवा है। इस सेट में आपको 89 ही प्रश्न दिया गया था, तो आप लोग सभी को देख लीजिए। और इन सेट 2A कब छोड़ा गया था। देखिए इसमें पूछा गया है कि इन सेट जो 2A है यह कब छोड़ा गया था। तो आपका राइट आंसर होगा 10 जुलाई 1992 को यह जो है
इनसाइड टू वे छोड़ा गया था। ठीक, तो इसमें हम लोग का जो आज का सेवा यहीं पर आप लोग समाप्त करते हैं। और अगला जो आपका मास्टर वीडियो होगा वी आर फायरमैन का, तो वह आपको शायद केमिस्ट्री का होगा, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और इसमें आप लोग कमेंट करिए कि इसमें आप लोग कितना सही कर पाए हैं। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और अपना जो सेट प्रैक्टिस है वो भी लगाते रहिएगा और मास्टर वीडियो भी लगाते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट।